हे एवरीवन, स्वागत है आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के तीसरे लेक्चर में। तो आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर तक हमने सेल मेम्ब्रेन को और सेल वॉल को कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? न्यूक्लियस को पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूक्लियस को हम अगर माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं तो न्यूक्लियस में हम माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आप एक काम करिए, जो आपने सेल ली है, उसको कलर कीजिए। देखिए, सेल को देखने के लिए, माइक्रोस्कोप में देखने के लिए आपको उसको कुछ ना कुछ कलर देना पड़ता है। तो आप अपने सेल को कलर दीजिए। किस सॉल्यूशन से कलर दे सकते हैं? कुछ ना कुछ कलर डालने के लिए सॉल्यूशन डालते हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे आप क्या करते हैं, सेल में दो तरीके के सॉल्यूशन डाल सकते हैं। कौन सा सॉल्यूशन डाल सकते हैं? एक तो होता है मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। ठीक है, ये कलर देने के काम आता है सेल को। और दूसरा सॉल्यूशन दूसरा होता है आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन तो स्पेसिफिकली न्यूक्लियस को देखने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा जाता है, जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है। मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन आप सेल को कलर देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। साथ में आपने एक और सॉल्यूशन देखा था, ये तो हो गया न्यूक्लियस के लिए। एक सॉल्यूशन आपने सेल को कलर करते टाइम देखा था कि सैफरेनिन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो सैफरेनिन सॉल्यूशन होता है। तो ये सब क्या है? ये ऐसे सॉल्यूशन है जो हमारे सेल को कलर देने के काम आते हैं। अब ये जो दोनों आपके सॉल्यूशन है, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन और आयोडीन सॉल्यूशन, इनसे आपने अपने सेल को कलर करा। और सेल को कलर करने के बाद जैसे ही आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आप देखेंगे आपको उसके नीचे सेल के अंदर कुछ डार्क एरिया दिखाई देगा, कुछ डार्क रीजन दिखाई देगा अपनी सेल के अंदर, बहुत ज्यादा डार्क सा। अब ये जो डार्क रीजन आपको दिखाई दिया है ना, फॉर एग्जांपल ऐसे आपकी सेल है, तो सेल के अंदर कुछ आपको ऐसे डार्क एरिया दिखाई देगा। ठीक है, कलर करने के बाद अब ये जो डार्क एरिया दिखाई दिया है ना, यही है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, यही है आपका न्यूक्लियस। तो सेल को आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? कलर करके। जैसे ही माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक डार्क एरिया दिखाई देगा, जो है आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखते हैं कि बेसिकली न्यूक्लियस होता क्या है। तो देखिए, सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस करता है हमारी सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन हमें कमांड देता है काम करने के लिए, हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, जो उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इसीलिए जो न्यूक्लियस है उसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। यानी कि ये क्या है? ये ब्रेन है हमारे किसका? सेल का। जैसे कि हमारा ब्रेन है, ऐसे ही सेल का ब्रेन क्या है? सेल का ब्रेन है न्यूक्लियस। इतनी बात समझ में आई? अब इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने नहीं करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। याद रखना, रॉबर्ट हुक ने नहीं करी थी, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। इतनी बात समझ में आई? तो हमने देखा कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस हमारे सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। और कैसे हमें मिलने वाला है ये भी हमने देख लिया। अब हम फटाफट से ये देखते हैं कि भाई न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता कैसे है। तो न्यूक्लियस का डायग्राम हम सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये हमने दो सर्कल बना लिए। ठीक है, दो सर्कल बना लिए। अब इसके बीच में से गैप कर दीजिए, कहीं कहीं इसके बीच में से क्या हो जाएगा? गैप रहेगा। पूरी कंटिन्यूअस लेयर नहीं होगी। ये क्या है? इनके बीच में गैप है। बात समझ में आई? तो ये स्ट्रक्चर मैं किसका बना रही हूँ? ये सेल नहीं है, ये है न्यूक्लियस। ये मैंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाया। अब न्यूक्लियस में मैंने क्या बताया कि आपने दो लेयर्स बनाई थी, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए थे। अब इन सर्कल्स के बीच में आपने क्या कर दिया? होल कर दिया। अब सबसे पहले स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं। मैंने क्या बताया? मैंने इसकी जो लेयर बनाई थी वो दो लेयर्स बनाई थी। कितनी लेयर बनाई थी? दो लेयर बनाई थी। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि न्यूक्लियस कैसा है? न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, उसमें दो मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी कि न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस देखो, एक लेयर ये रही बाहर वाली और एक लेयर ये रही अंदर वाली। तो मैं क्या कह सकती हूँ? न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, डबल मेम्ब्रेनस। अब आपने क्या देखा? क्या ये जो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि लगातार चले जा रहे
है? नहीं, देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करो, चल रहे हो, फिर बीच में गड्ढा आ गया, फिर चल रहे हो, फिर बीच में गड्ढा आ गया, है ना। तो क्या है, बीच बीच में ये जो लेयर है ना, इसमें चलते चलते बीच बीच में पोर्स है, यानी कि छेद है, यानी कि होल्स है। और ये जो होल्स है ना, इन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर। ठीक है। और ये जो इसकी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के आसपास है, उसको बोला जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है। चलो अब बताइए, ये जो छेद है भाई, ये जो पोर्स है, ये हमने न्यूक्लियस में क्यों करे हैं? ये छेद क्यों करे गए हैं हमारे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर? तो ये छेद इसलिए करे गए क्योंकि न्यूक्लियस को बहुत सारी चीजें अपने अंदर लेनी होती है, बहुत सारी चीजें सेल के अंदर डालनी होती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है ना, सेल उसकी कवरिंग है, सेल की कवरिंग है, और उसके अंदर न्यूक्लियस ऐसे बैठा है। अब न्यूक्लियस को मान लो किसी चीज की जरूरत है, तो बाहर से लेगा ना, तो बाहर से लेने के लिए कुछ जगह भी तो होनी चाहिए जिसके अंदर से सामान आएगा। तो ये होल है, यानी कि अगर कुछ चीज अंदर जानी है या कुछ चीज बाहर आनी है, तो दोनों किससे आएंगी? दोनों आएंगी हमारे न्यूक्लियर पोर से। तो पोर ये क्या है? ये क्यों है न्यूक्लियर पोर? फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, फॉर एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, यानी कि मटीरियल का चेंज किससे होगा? एक्सचेंज किससे होगा? हमारे न्यूक्लियर पोर से होगा। बात समझ में आई? अब देखिए, अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ है क्या? इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ है क्या? तो भाई इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहली बात तो, जैसे कि सेल के अंदर एक हमारे फ्लूइड भरा हुआ होता है ना, इसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, यानी कि खाली नहीं है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है? एक ऐसा बलून जैसा है जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड भरा हुआ है, जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड को क्या बोला जाता है? देखिए, न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है, तो इसलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा लिक्विड मिलता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब खाली न्यूक्लियोप्लाज्म मिलता है? नहीं, और भी बहुत सारी चीजें मिलती है। क्या क्या मिलती है भाई? इसके अंदर मिलती है कुछ हमें धागे जैसे स्ट्रक्चर। क्या मिलते हैं? धागे जैसे स्ट्रक्चर। ये धागे जैसे स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये जो धागे जैसे स्ट्रक्चर मैंने इसके अंदर बनाए हैं, सोचो ऐसे है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। अब लिक्विड के अंदर मैंने कुछ धागे डाल दिए अंदर, ऐसी जो बहुत उलझे हुए से ऐसी बस पड़े हुए हैं। कुछ धागा है पतला सा जो ऐसे अंदर पड़ा हुआ है। अब ये जो धागा है ना, इसी को बोला जाता है डीएनए। डीएनए कभी सुना है? डीएनए कभी सुना है? नहीं सुना तो अब सुन लेना। डीएनए पड़ा हुआ होता है, या फिर मैं इसी को कह सकती हूँ कि क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर या फिर क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ होता है। क्रोमैटिन फाइबर या फिर क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा हुआ होता है। क्या है ये? क्या है ये? तो डीएनए है, एक उलझा हुआ सा धागा जो हमारे न्यूक्लियस में ऐसे ही सिर्फ पड़ा हुआ है, बहुत ही उलझा हुआ सा है। ठीक है, अभी इसमें कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पड़ा हुआ है हमारे। सिंपल, समझ में आई बात? अब क्या होगा? अब इसके अंदर इसके अलावा भी कुछ मिलता है क्या? तो हाँ भी, इसके अंदर इसके अलावा भी कुछ मिलता है। क्या मिलता है? इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा डॉट जैसा हमें स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। न्यूक्लियस खुद क्या है? खुद सेल के अंदर है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ चीज मिलती है। उसके अंदर भी कुछ ऐसे गोल 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 स्ट्रक्चर मिलता है। क्या मिलता है? गोल 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 स्ट्रक्चर मिलता है। और इस गोल गोल स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? इस गोल गोल स्ट्रक्चर को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोलस। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी क्या है? न्यूक्लियस के अंदर भी छोटा सा एक ब्लैक कलर का डॉट जैसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब धीरे धीरे ना एक काम करते हैं, सेल के जितने भी हमारे जो न्यूक्लियस के जितने भी स्ट्रक्चर है, उनका धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा भाई? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो सही बात है, डबल मेम्ब्रेनस क्यों है? क्योंकि हमारे सेल की न्यूक्लियस की क्या है? कवरिंग है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की कवरिंग है। इसके अंदर के कंटेंट को क्या करके रखेगी? पकड़ करके रखेगी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कैसी है? दो है, ये याद रखना। किसने डिस्कवरी करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने हमारी डिस्कवरी करी थी। न्यूक्लियस का काम क्या है? ये ब्रेन ऑफ द सेल है। सेल की अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। दूसरा हमने क्या देखा कि भाई ठीक है, मेम्ब्रेन तो देख ली, लेकिन मेम्ब्रेन कैसी है? डिसकंटिन्यूअस है।
यानी कि वो लगातार नहीं चल रही है, बीच बीच में क्या है उसमें कट लगे हुए हैं, यानी कि बीच बीच में कट लगने की वजह से कुछ पोर्स बने हुए हैं, कुछ छेद बने हुए हैं। ठीक है, अब ये छेद क्या करते हैं, इन पोर को बोला जाता है न्यूक्लियर पोर। और इन न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, इन न्यूक्लियर पोर से न्यूक्लियस अपने अंदर और अपने बाहर सामान को ट्रांसफर करता है। बात समझ में आ गई। तो न्यूक्लियर पोर किस लिए है, ताकि सामान अंदर और बाहर जा सके। अब क्या देखा हमने कि ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड को बोला जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है, कुछ धागा सा पड़ा हुआ है, ऐसे उलझा हुआ सा पड़ा हुआ है, लंबा सा धागा है, उसको बोला जाता है डीएनए या फिर क्रोमैटिन फाइबर या फिर क्रोमैटिन मटीरियल। ये बात समझ में आ गई। और इसके अंदर देखा हमने कि न्यूक्लियस के अंदर भी छोटा सा डॉट जैसा स्ट्रक्चर काला काला हमें देखने के लिए मिलता है, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। इतने बात समझ में आई। अब देखिए आगे हमने ये देखते हैं कि ये जो डीएनए हमने लिखा है ना, इस डीएनए का एक्चुअल में काम क्या होता है। डीएनए अब पढ़ते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए बहुत जगह सुना होगा आपने, कई जगह देखा होगा कि जैसे सीआईडी वगैरह में होता है तो कहते हैं इसका डीएनए टेस्ट करके देखो, इसका डीएनए किससे मैच करता है। तो एक्चुअल में डीएनए होता क्या है, तो डीएनए को समझने से पहले क्या चाहिए, उसकी हमें क्या चाहिए, फुल फॉर्म चाहिए। डीएनए किसको बोला जाता है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक तरीके का न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हमारी डीएनए की फुल फॉर्म होती है। अब डीएनए का काम क्या होता है भाई, हमने देखा कि डीएनए क्या है, डीएनए क्या है, एक धागे जैसा कुछ पड़ा हुआ है हमारी सेल के अंदर। ठीक है, धागे जैसा कुछ पड़ा हुआ है, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, ये है क्रोमैटिन फाइबर या फिर मैं कह सकती हूँ क्या है, ये है डीएनए। क्या है, डीएनए धागे जैसा है कुछ। अब मैंने क्या करा, ये जो धागा है ना, ये धागा क्या करेगा, ये धागा धीरे धीरे क्या करेगा, मैंने क्या था, उलझा हुआ धागा है तो धीरे धीरे धागा सुलझना शुरू करेगा, लंबा हो जाएगा। अब देखो मैं बताऊं, एक सेल के अंदर छोटी सी सेल होती है। अब मैंने कहा ये लंबा धागा होता है, तो कितना लंबा धागा होता है, 2 मीटर लंबा तक का डीएनए हो सकता है। एक छोटी सी सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए हो सकता है, 2 मीटर लंबा धागा हो सकता है। ठीक है, आपके बुक का डेटा नहीं है, सिर्फ बताया है कितना लंबा होता है। तो क्या देखा हमने कि डीएनए क्या है, सिर्फ ऐसी धागा पड़ा हुआ है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये धागा क्या करता है, सुलझना शुरू करता है और बंधना शुरू हो जाता है एक तरीके में। कैसे बंधना शुरू हो जाता है, भाई ये जो हमारा ये हमने देखा धागा है। अब क्या होगा, इस धागे के आसपास कुछ प्रोटीन आके लिपटने शुरू हो जाएंगे, कुछ प्रोटीन आकर के इसके पास लगने शुरू हो जाएंगे। ये मैं ब्लैक क्या बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ प्रोटीन्स। क्या बना रही हूँ, प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन क्या करेंगे, ये जो हमारा धागा है ना, ये इस धागे को क्या करेंगे, इस धागे को बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। कौन से प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। बट याद नहीं रखना, जितना लिखवा रहे हो उतना याद रखो। तो क्या है, प्रोटीन क्या करेंगे, इस धागे को धीरे धीरे बाइंड करना स्टार्ट करेंगे। और जैसे डीएनए थोड़ा सा बाइंड होगा, तो ये बाइंड होने के बाद क्या बनाएगा, ये डीएनए थोड़ा सा जैसे बाइंड होगा, छोटा होगा यानी कि लेंथ में। देखो एक मेरे पास धागा था बहुत लंबा, उसको मैंने अपनी उंगलियों पर लपेटना ऐसे शुरू कर दिया। अब बड़ा धागा जो लिपटा हुआ था उसे मैं छोटा करके यहाँ पे लपेट लूंगी, तो छोटी जगह में आ जाएगा ना। तो क्या हुआ, अब जैसे इस डीएनए को मैंने लपेटना शुरू करा तो ये साइज में छोटा होने लगा, और जैसे ये और सुलझ करके छोटा होने लगा तो मैंने कहा ये अब क्रोमैटिन बन गया। क्रोमैटिन फाइबर नहीं, सिर्फ क्रोमैटिन बन गया है। क्या बन गया, डीएनए कॉइल होकर के, इसमें क्या हुई, यहाँ पे हुई कॉइलिंग। क्या हुई, यहाँ पे कॉइलिंग, कॉइल हो गया ना यहाँ पे डीएनए, यानी कि क्या हो गया, लिपट गया, आपस में लिपट गया। तो जैसे डीएनए कॉइल होगा क्या बनाएगा, क्रोमैटिन बनाएगा। और जैसे क्रोमैटिन में अब इसमें और ज्यादा प्रोटीन आकर के जुड़ने लगे, जैसे और प्रोटीन आकर के जुड़ने लगे तो ये और ज्यादा हमारा बंधने लगा। प्रोटीन ने अपने आसपास बहुत सारे, जैसे मैं प्रोटीन हूँ और मेरे आसपास बहुत सारा क्या है, धागा है, तो मैंने क्या करा, अपने आसपास ऐसे करके क्या कर लिया, धागा बांध लिया पूरे तरफ। ठीक है, तो मैं जितना ज्यादा घूमूंगी उतना ज्यादा डीएनए बाइंड होगा।
मैं जितना ज़्यादा प्रोटीन लाऊंगी उतना ज़्यादा मेरा डीएनए क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और सुलझा हुआ हो जाएगा। ठीक है, उलझा हुआ नहीं, सुलझा हुआ हो जाएगा जितने मैं तरीके से उसे बांधना शुरू करूंगी। तो क्या हुआ, डीएनए कॉइल करके बनाया क्रोमैटिन। अब जैसे क्रोमैटिन और कॉइल करेगा तो क्रोमैटिन और कॉइल करने के बाद क्या बनाएगा, हमारे क्रोमोसोम्स। क्या बनाएगा, क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स कैसे दिखते हैं, क्रोमोसोम्स दिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये है मेरे क्रोमोसोम्स। अब क्या हुआ, देखो ये ऐसे कैसे दिख रहा है, देखो आपने कभी वो देखा है धागा, धागे के लिए देखिए अभी लाती हूँ, लो आ गए हम। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या है, ये एक रील है और इसमें क्या है, धागा हमारा क्या हुआ है, लिपटा हुआ है। अब ये धागा कैसा होगा, ये धागा कहीं अगर मैं इसको पूरा का पूरा खोल दूं तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे उलझा हुआ गुच्छे जैसा धागा। बट मैंने क्या कर रखा है, मैंने इस धागे को तरीके से लपेट रखा है। मैंने बहुत बड़े धागे को क्या करा, लपेटना स्टार्ट कर दिया और ये इस शेप में आ गया। बात समझ में आ गई। तो क्या हुआ, ऐसे डीएनए भी क्या था, डीएनए एक उलझा हुआ धागा था। फिर मैंने उसको पहले सुलझाया और हल्का हल्का कॉइल करना स्टार्ट करा, फिर और जैसे कॉइल करा तो वो इस शेप में आ गया, यानी कि मैंने क्या करा, उसे पूरी तरीके से बांध दिया है। बात समझ में आ गई। तो डीएनए कॉइल करके क्या बनाता है, मेरा क्रोमैटिन। क्रोमैटिन और कॉइल करके क्या बनाता है, लास्ट में क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की शेप हमने ऐसी देख ली। ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे कि मैं ऐसे कह सकती हूँ, मेरे पास अगर कोई क्रोमोसोम है ना, उसको खोलूंगी तो बनेगा क्रोमैटिन, और खोलूंगी तो बनेगा डीएनए या फिर क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, सारी देखो एक जैसे रिलेटेड सी टर्म है ना, एक ही चीजों से कॉइल कर करके क्या बन रहे हैं, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, ये सब बनते हैं। अब मैं कहती हूँ कि ये इन सबका फायदा क्या है, क्यों रख रखे हैं इन धागे मैंने सेल के अंदर। तो भाई डीएनए जो है ना, डीएनए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है। तो डीएनए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि डीएनए जैसे ये धागा है ना, जैसे डीएनए है। ठीक है, हमारा कैसा होता है, हमारा होता है डबल हेलिकल। डबल हेलिकल मतलब कैसा होता है, देखो जैसे हमारे पास दो धागे हैं ना, हमारा डीएनए कुछ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, दो धागों से मिलकर बनता है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं डबल स्ट्रैंडेड। दो धागे हैं, डबल स्ट्रैंडेड हमारा डीएनए होता है। अब सुनो इधर क्या है, मैंने अभी सिंगल स्ट्रैंड ले रही हूँ, ये क्या है, ये है मेरे पास सिंपल धागा। धागा क्या है, ये है बेसिकली मेरे पास डीएनए। अब इस डीएनए में क्या होता है, डीएनए तो बहुत लंबा होता है। अब डीएनए के छोटे छोटे ना टुकड़े कर दो, ये अलग टुकड़ा यहाँ से काट के, ये अलग टुकड़ा यहाँ से काट के। ठीक है, मैंने क्या करा, डीएनए के अलग अलग टुकड़े कर दिए। फिर मैंने क्या देखा कि मैंने देखा ये जो अलग अलग पार्ट है ना डीएनए के, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट है डीएनए के, छोटे छोटे टुकड़े हैं डीएनए के, ये डीएनए के टुकड़े क्या है, ये बेसिकली जीन्स है। ये क्या है, जीन्स है। अब जीन क्या होते हैं, देखो आप अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते हो, अपने पापा के जैसे दिखते हो, मम्मी के जैसे दिखते हो सकता है कोई अपनी दादी जी के जैसे दिखता हो। तो क्या होता है कि भाई इसकी तो नाक उसके जैसी है, इसके तो आंखें अपने पापा के ऊपर गई हैं, इसके तो होंठ अपनी मम्मी के ऊपर गए हैं। तो क्या है, ये एक आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि ऐसे लगते हो आप, तो आप लगते हो यानी कि उनके जैसे करेक्टर्स, जैसे उनके करेक्टर थे ना कि उनकी आंखें लंबी हैं, बड़ी हैं, तो वही करेक्टर्स आपके अंदर भी आए हैं। आपके अंदर कैसे आए, तो आपके अंदर लाने वाला था उनको डीएनए। डीएनए आपके जो जीन्स है, आपके जो करेक्टर्स है, उनको आपके पेरेंट्स से आपके अंदर लेकर के आया है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर लेकर आया गया है, पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर लेकर के आया है करेक्टर्स को। तो जीन बेसिकली क्या कहते हैं, जीन्स कैरी करेक्टर्स। क्या करते हैं, जीन्स कैरी करेक्टर्स। ठीक है, ये कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग। तो हमने क्या देखा कि डीएनए क्या है, डीएनए एक लंबा सा धागा है, सेल में पड़ा हुआ है, उसके छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं, और हर एक टुकड़े को कहा जाता है कि ये एक जीन है। सुना है ना कि अपने पेरेंट्स के जैसे जीन होते हैं हमारे, अरे इसके तो जीन्स हमारे जैसे हैं, इसके तो जीन्स हमारी फैमिली के ऊपर गए हैं। तो जीन्स क्या है, बेसिकली डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कलेक्टिवली कि डीएनए हमारी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। किस चीज की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, कि भाई बच्चा कैसा होने वाला है, जो आने वाला ऑफस्प्रिंग है उसकी आंखें कैसी होंगी, उसके हाथ पैर कैसे होंगे, ये सब कौन कैरेक्टर कैरी करता है, डीएनए। भाई ये सोचो, एक बच्चा है, इंसान का बच्चा इंसान के जैसा ही क्यों दिखता है भैंस के जैसा क्यों नहीं दिखता, वो हमारे बिल्ली के जैसा क्यों नहीं दिखता है ना, उसके दो कान क्यों नहीं निकल करके आते, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स से जो सेल्स आई है ना, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर सेल्स आई हैं, उनमें डीएनए था।
और डीएनए इंफॉर्मेशन कैरी करता है, कैरेक्टर्स कैरी करता है, तो वो ये बताता है सेल को। मैंने कहा ना कि न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस हमारा ब्रेन ऑफ द सेल है, तो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए है। डीएनए क्या बताता है सेल को कि भाई तुमको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इसके जो ऐसे ऐसे तुम डिवाइड करो, एक सीरीज में डिवाइड करो, और इसके हाथ यहाँ उगने चाहिए, इसका सर ऐसा होना चाहिए, 2 कान कैसे होने चाहिए, 1 नाक होनी चाहिए। तो ये उसको बताने वाला कौन है, कैरेक्टर्स, हमारे सेल को, हमारे ऑफस्प्रिंग को कि उसका डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, वो डीएनए बताता है। डीएनए में जरा सी भी गड़बड़ हुई, हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला बच्चा हो, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा मर जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो डीएनए क्या है, डीएनए कैरेक्टर्स को कैरी कर रहा है पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए एक चीज और होती है कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ये जो क्रोमोसोम्स मैंने बताया ना, ये क्रोमोसोम्स के नंबर फिक्स होते हैं, क्रोमोसोम के नंबर फिक्स होते हैं। हमारी पूरी बॉडी में क्रोमोसोम के नंबर फिक्स होते हैं। हर एक सेल के अंदर, जो नॉर्मल सेल होती है, पूरी बॉडी में सेल मिलती है, हर एक सेल के अंदर मेरे 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर। 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर। बात समझ में आई? 46 या फिर मैं कह सकती हूँ 23 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। बात समझ में आई कि क्या है, हमारी बॉडी में हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम के नंबर फिक्स है। ऐसे नहीं कि डीएनए में कितने भी कॉइल करके और कितने भी क्रोमोसोम बना दे, नहीं, हर एक क्रोमोसोम, हर एक सेल में क्रोमोसोम का नंबर फिक्स है। ह्यूमन के अंदर कितना फिक्स है, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम का हमारा नंबर फिक्स है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम क्यों बनते हैं? ये क्रोमोसोम बनते हैं जब सेल डिवाइड करती है। बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, जब बताया, मतलब थोड़ी देर पहले तो नहीं, जो लास्ट लेक्चर्स थे उनमें बताया था कि सेल डिवाइड करती है, एक सेल से 2 सेल बनती है। जब सेल डिवाइड करती है ना, तब इन क्रोमोसोम्स की जरूरत पड़ती है। अब कैसे पड़ती है वो तो हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, क्योंकि सेल डिवीजन आपका टॉपिक है, तो वो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे ये क्रोमोसोम हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। बात समझ में आ गई? तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे दूसरी टर्म्स देखते हैं। एक होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स, ये क्या होते हैं? ठीक है, तो अब देखते हैं कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ना 2 सेल्स बनाऊंगी, ठीक है, 2 सेल बनाऊंगी और उनको ऑब्जर्व करना फिर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस साइड एक सेल बनाई, ये मेरी सेल है, और इधर भी मैंने एक सेल बनाई, ठीक है, इधर भी सेल बनाई और इधर भी सेल बनाई। अब मैं क्या करती हूँ, इस सेल में मैं न्यूक्लियस बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब देखो मैंने क्या करा, दोनों में मैंने न्यूक्लियस बनाया। क्या इसके न्यूक्लियस में और इसके न्यूक्लियस में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? इसके न्यूक्लियस में देखो, इसके न्यूक्लियस में क्या है, ये थोड़ा सा गंदा बन गया है, लेकिन इसके न्यूक्लियस में क्या है, इसके न्यूक्लियस में है डबल मेम्ब्रेन। क्या है, इसके न्यूक्लियस में है मेम्ब्रेन, वो भी डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसके में, और बीच में न्यूक्लियोलस भी है। अब न्यूक्लियोलस है तो बाकी अंदर का मैंने सामान बनाया नहीं है, यानी कि इसके अंदर क्रोमेटिन फाइबर भी है, इसके अंदर डीएनए भी है, इसके अंदर सब कुछ है इस सेल के न्यूक्लियस में। और एक इधर का सेल का न्यूक्लियस देखो, इस सेल के न्यूक्लियस में क्या है, कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियस का पता ही नहीं लग रहा, बस ऐसा लग रहा है कुछ धब्बा सा है, कुछ डार्क स्पॉट्स है। तो ये क्या है, ये दोनों के मैंने न्यूक्लियस देख लिए। अब ये न्यूक्लियस क्या है, इसमें देखो ये जैसा न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस क्या है, ये है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड है यानी कि मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड क्यों है भाई? वेल डिफाइंड इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। बात समझ में आई? इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें पुअरली डिफाइंड है, पुअरली डिफाइंड है। इसमें कैसा है, इसमें पुअरली डिफाइंड है। पुअरली डिफाइंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं। तो देखो ये 2 टर्म्स है, क्या है, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उनके अंदर होती है। न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है, यानी कि साफ साफ दिखाई देता है। और कैसा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है। ऐसे न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स को क्यों कहा जाता है, देखो ये किससे मिलकर बना है, यूकैरियोट्स। तो पहला वर्ड है यहाँ पे यू, ठीक है, यू, इसका मतलब होता है ट्रू।
ट्रू यानी कि सच्चा। और कैरियन, कैरियर्स है ना, तो ये कैरियर्स आया वर्ड कैरियन से। कैरियन वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि यूकैरियोट्स मिलकर के बना है दो वर्ड से। यू मतलब ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू का मतलब यहाँ से वेल डिफाइंड, हमारा असली न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है यूकैरियोट्स। ठीक है। और प्रोकैरियोट्स क्या है? प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर कैसा है, थोड़ा सा पुराने टाइप का हमारा न्यूक्लियस मिला जाता है। अब ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। प्रो, प्रो यानी कि प्रिमिटिव यानी कि पुराना यानी कि पिछड़ा हुआ। तो प्रो का मतलब क्या है? प्रिमिटिव या फिर पुराना। और कैरियन वही जैसा न्यूक्लियस यानी कि जिसके अंदर प्रिमिटिव या फिर पुराना टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनमें क्या होता है? इनमें कोई भी न्यूक्लियस ऐसे डिफाइंड नहीं दिखता। इनमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड ऐसे ही पड़े रहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, ये क्या है? न्यूक्लियस एसिड्स है। ये ऐसे ही बस सेल में हमारे घूम रहे हैं और कुछ स्पॉट्स हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि ये जो है ना, ये न्यूक्लियस नहीं, यहाँ पे मैं कहती हूँ कि ये क्या है? न्यूक्लियोइड है। ये जो छोटा सा मुझे ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है, ये है मेरा न्यूक्लियोइड। अब ऐसे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं या फिर जो यूकैरियोट्स होते हैं, ये कौन कौन होते हैं? तो इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं ना, यूकैरियोट्स में आते हैं वेल डिफाइंड जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? जैसे कि फंगस हो सकता है, फंगस, और क्या हो सकता है? प्लांट्स हो सकते हैं, और एनिमल्स हो सकते हैं। ये सब क्या है? एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। तो फंगस, प्लांट्स और एनिमल्स, ये क्या है? ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मिलता है। और यहाँ पे एग्जांपल किसका आ सकता है? यहाँ पे भाई आता है पुराने टाइप के ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल। जैसे कि आ सकता है मेरे बैक्टीरियाज। कौन आ सकते हैं? बैक्टीरियाज। और कौन आ सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन आ सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, एटसेट्रा, और भी आ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स हमने देख लिए, कौन कौन से? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स। तो ठीक है, ये था हमारा सारा न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस को एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। हमें कैसे देखने के लिए मिलता है न्यूक्लियस? अगर हम मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन या फिर आयोडीन सॉल्यूशन से सेल को कलर करें तो एक डार्क स्पॉट देखने के लिए मिलता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का काम क्या है? सेल, ब्रेन ऑफ द सेल है, यानी कि सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। फिर हमने जब स्ट्रक्चर देखा तो हमने देखा कि ये डबल मेम्ब्रेनस यानी कि दो मेम्ब्रेन होती है इसके पास, बीच में पोर्स होते हैं। वो किस लिए होते हैं? ताकि सामान का एक्सचेंज कर सके, जैसे कि यहाँ पर हमारे पोर्स है बीच में। अंदर क्या होता है? अंदर एक होता है न्यूक्लियोलस, जैसे कि यहाँ पे बनाया है छोटा सा न्यूक्लियोलस। और क्या होता है? अंदर छोटे छोटे धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिनको कहा जाता है डीएनए या फिर क्रोमेटिन फाइबर। साथ में क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी देखने के लिए मिलता है, जो न्यूक्लियस का अपना लिक्विड है, अपना लिक्विड है सेल से अलग। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि डीएनए क्या करता है? डीएनए धीरे धीरे कॉइल करता है और क्रोमेटिन बनाता है, और कॉइल करता है तो क्रोमोसोम्स बनाता है। फिर हमने क्या देखा कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होता है? फिर वही बात, यूकैरियोट्स यानी कि जिनके अंदर सही वाले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और प्रोकैरियोट यानी कि जिनके अंदर प्रिमिटिव या फिर पुराने तरीके का न्यूक्लियस हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब था हमारे न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम साइटोप्लाज्म के बारे में और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।